तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले सेथ फ्रीगन रॉलिंस के बारे में। तो भाई 2023 सेथ रॉलिंस के लिए काफ़ी अच्छा गया, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन भी बने एंड एक और रिकॉर्ड सेथ रॉलिंस ने बनाया। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन अभी साल एंड हो रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से बता दूँ। ये आप लोग डेटा देख सकते होगे। सेथ रॉलिंस क्लोजेस्ट 2023 एज द ओनली WWE सुपरस्टार टू हैव बिन ऑन एवरी PPV ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो 2023 में इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं सेथ रॉलिंस जिन्होंने हर पेपर व्यू के अंदर, हर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक मैच में कम्पीट करा है। अब यहाँ पे किस PLE में किस मैच में कम्पीट करा सेथ रॉलिंस ने, आप लोग देख सकते होगे। रॉयल रंबल मैच में कम्पीट करा सेथ रॉलिंस ने, रॉयल रंबल के अंदर एलिमिनेशन चेंबर मैच में कम्पीट करा। रेसलमेनिया में अगेंस्ट लोगन पॉल वो देखने को मिले। बैकलेस में इनका मैच हमें देखने को मिला। ओमस के अगेंस्ट नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस किया था रॉलिंस ने एजे स्टाइल्स को, वहाँ पे वो बने थे वर्ल्ड चैंपियन। मनी इन द बैंक फिन बैरर के अगेंस्ट, समर स्लैम में भी फिन बैरर के अगेंस्ट, पे बैक एंड फास्ट लेन दोनों में ही शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट इनके मैचेस हुए थे। क्राउन जूल जो कि रिसेंटली गया, वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट इन्होंने टाइटल डिफेंड करी थी एंड रिटेन भी करी थी। एंड सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच का भी पार्ट थे सेथ रॉलिंस। तो ये है सेथ रॉलिंस का 2023। इसके अलावा लाइव इवेंट्स में, डार्क मैचेस में, बहुत सारे मैचेस में सेथ रॉलिंस ने कम्पीट करा है। तो इसके लिए भाई एक बार जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर अप्रिसिएशन बनती है सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि हमने कोडी रोड्स को भी अप्रिशिएट करा है, डोमिनिक को भी करा है। तो सेथ रॉलिंस विजनरी, जो भी कह लो, रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड चैंपियन डिजर्व तो करते ही हैं। एंड इसीलिए सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके हर जगह अपीयर होता हूँ। मैं रोमन की तरह पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली में फाइटिंग चैंपियन। तो जब सेथ रॉलिंस ये बातें कहते हैं तो वो करते भी हैं, सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है। तो अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस ने साल 2023 में ये कुछ रिकॉर्ड बनाया। अब साल 2024 इनका कैसा होगा वो देखना होगा। 2024 वो साल होगा जहाँ पे कि सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे। एंड 2023 में शायद इन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस इसलिए भी कम्पीट कर लिए क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे। इसलिए ऑलमोस्ट हर पेपर व्यू में जब रोमन नहीं थे तब भी इन्होंने अपनी टाइटल डिफेंड करी, ताकि एक वर्ल्ड टाइटल एक PLE के अंदर डिफेंड होते रहे। तो ये कुछ है सेथ रॉलिंस का 2023 का पूरा कच्चा चिट्ठा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है क्रिस जेरिको को लेके। तो क्या हमें WWE के अंदर वापस से एक बार ब्रेक द वॉल्स डाउन ये सुनने को मिल सकता है? क्या क्रिस जेरिको वापस से आ सकते हैं WWE के अंदर एक बार रिटायरमेंट से पहले? इसके ऊपर क्या बातें हैं मैं आपको बता दूं। ये बातें हैं कोनन की तरफ से। कोनन को आप लोग जानते होंगे एंड कोनन ने अपने पॉडकास्ट में, अपने चैनल पर ये चीज़ें डिस्कस करी, रिवील करा कि उन्हें लगता है कि जो क्रिस जेरिको एक फाइनल WWE रन जरूर से लेने वाले हैं। कहने का मतलब है कि AEW के साथ उनकी डील साल 2025 के अंदर एक्सपायर हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू कोनन वो AEW के साथ वापस से रीसाइन नहीं करेंगे। हालांकि क्रिस जेरिको ने भी काफ़ी सारी नेगेटिव बातें WWE के ऊपर, WWE को लेकर कर रखी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आ सकते। हमने देखा कि क्रिस जेरिको से भी ज़्यादा नेगेटिव बोलने वाले CM पंग वापस आ चुके हैं। तो क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, ये सब एक ना एक दिन वापस आने वाले कंपनी के अंदर। अब क्रिस जेरिको को लेकर कोनन कहते हैं कि भाई वो 2025 में मुझे नहीं लगता कि AEW के साथ रीसाइन करेगा। एंड जिस तरीके से AEW जा रही है, लगता नहीं है कि 2025 में उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में कोई रीसाइन कर ले उससे, वहाँ पे वो बहुत ही हो जाएगा। एंड क्रिस जेरिको अगर रीसाइन नहीं करते हैं AEW से, तो वो WWE के अंदर आएंगे फॉर वन फाइनल टाइम एक रिटायरमेंट रन देने के लिए। एंड वो रिटायर होंगे WWE से ही। इवन ये भी मानना है कोनन का कि जो बहुत सारे सुपरस्टार्स AEW में गए हैं वो रिटायर होने के लिए WWE में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एज तो वैसे WWE से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वापस से लगता है कि वो AEW से फिर WWE में आके रिटायर होंगे। सेम गोज विद क्रिश्चियन केस। जॉन मॉक्सली का नेम ले सकते हो आप लोग। बिग शो का श्योर नहीं है क्योंकि उनकी फिजिक अभी कुछ सही नहीं है, लेकिन मे भी वो भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि अभी WWE में आके रिटायर होंगे। जेफ हार्डी, मैट हार्डी। जेफ हार्डी का पता नहीं WWE लेगी कि नहीं, बट मैट हार्डी के चांसेस हैं। तो ये कुछ कहना है कोनन का। उनके अकॉर्डिंग क्रिस जेरिको का एक फाइनल WWE रन बाकी है, जो कि शायद आपको देखने को मिल सकता है 2025 के बाद, जब उनकी AEW वाली डील एक्सपायर होगी, जब क्रिस जेरिको WWE के अंदर वापस आएंगे एक रिटायरमेंट रन के लिए। एंड मे भी हो सकता है कि इवन वो हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट कर दिए जाएँ। क्या लगता है आपको, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्या हॉल ऑफ फेम में जाने चाहिए क्रिस जेरिको? क्या एक फाइनल WWE रन क्रिस जेरिको को देना चाहिए? कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉयल रंबल 2024 को लेके। तो रॉयल रंबल 2024 को लेकर WWE कुछ मैसिव प्लान्स बना रही है। इसके पीछे का 2-3 रीजन्स हैं। एक तो कि साल 2023 बहुत अच्छा गया है, तो खुद को आप कह सकते हो कि WWE हराने के लिए, खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए 2024 और अच्छा ले जाना चाहेगी। इसलिए WWE ने मल्टीपल इंटरनेशनल PLEs अनाउंस करें। साथ में 2024 का पहला PLE होने वाला है रॉयल रंबल। तो WWE इसके साथ एक बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट बनाना चाहती है। WWE तो भाई Day 1 एंड न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन ने अनाउंस करके बता दिया है कि हम 2024 को एक बैंक के साथ
स्टार्ट करेंगे एंड पहला PLE भी जो होगा वो एक बैंगर PLE ही होगा। तो WWE के पास ऑलरेडी रॉयल रंबल के लिए मैसिव प्लान्स रहते हैं, स्पेशली विद ट्रिपल एच इन कंट्रोल। आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में जो है माना जा रहा है कि फॉरबिडन डोर आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा रॉयल रंबल 2024 के लिए। ये मैंने आपको कल भी बताया कि AJPW के साथ WWE कुछ डील कर रही है NXT को लेके, तो हो सकता है कि AJPW के भी कुछ टैलेंट्स WWE की तरफ आपको आते हुए देखने को मिले। ऐसा नहीं कि परमानेंटली साइन करते हुए, बल्कि कुछ एक वन ऑफ अपीयरेंस देने के लिए या फिर 2-3 बार अपीयर होने के लिए वो आ सकते हैं। तो ऐसे में रॉयल रंबल एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे कि माना जा रहा है कि ज़्यादा आउटसाइडर्स फीचर होंगे, यानी कि बाहर के टैलेंट्स, चाहे आप इम्पैक्ट के टैलेंट कह लो, TNA के, क्योंकि हमने देखा कि TNA भी जो है एंडेवर के साथ किसी डील के अंदर आई है स्ट्रीमिंग राइट्स वगैरह के लिए, तो कहीं ना कहीं WWE की पेरेंट कंपनी के साथ उसकी अच्छी बन रही है। तो हो सकता है कि मे बी इम्पैक्ट से एक बार पहले भी मिकी जेम्स आ चुकी हैं, तो क्या पता TNA से वापस से कोई एक बार अपीयर हो, एंड साथ में AJPW के साथ भी डील है। तो इस बार चांसेस अच्छे खासे हैं कि जो फॉरबिडन डोर है वो काफ़ी वाइड ओपन हो सकता है एंड WWE का रॉयल रंबल 2024 काफ़ी बैंगर पेपर भी हो सकता है, काफ़ी बैंगर PLE हो सकता है 2024 को किक स्टार्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस को लेके। क्या लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस वापस से एक टैग टीम में हमें देखने को मिलेंगी? वापस से अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दूं, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भूल गए होंगे। एक छोटा सा टाइम पीरियड था जब हमें लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस अभी से कुछ टाइम पहले ही साथ में देखने को मिली थी, बट उस टैग टीम ने ज़्यादा सक्सेस करा नहीं। एलेक्सा ब्लिस भी अपने रास्ते चले गई एंड लिव मॉर्गन भी काफ़ी टाइम से एब्सेंट है। लिव मॉर्गन के साथ तो अभी कैसी कैसी कॉन्ट्रोवर्सी होगी सबको ही पता है। अब ऐसे में जो है एलेक्सा ब्लिस लिव मॉर्गन के रियूनियन को लेकर बातें चल रही है, क्योंकि लिव मॉर्गन को भी लेकर अपडेट्स वगैरह आ रही है कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगी। रॉयल रंबल में तो कंफर्म ही है। एलेक्सा ब्लिस के भी चांसेस है कि बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगी। तो ऐसे में फैंस चाहते हैं कि ये रन WWE वापस से दे, यानी कि लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस ये दोनों साथ में आए। अब इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है। एक रीज़न काफ़ी एविडेंट है जो कि मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद से समझ जाना चाहिए भाई, इतना तो स्मार्ट हो तुम लोग, तभी यूट्यूब पे हो एंड इंटरनेट पे हो। दूसरा रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि दोनों सेम कैलिबर की हैं, तो WWE इनको साथ में डालेगी तो इनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। ऐसी डिमांड है कि आपको लगता है कि WWE को ये करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्लड लाइन को लेके। एज सच कोई कंफर्म स्टोरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी ब्लड लाइन ने जो है अपनी पीक ऐसे खो सी डाली है। आपको मालूम ही है कि काफ़ी टाइम हो गया, आखिरी बार हमें ब्लड लाइन पीक पे देखने को मिली थी अभी समर स्लैम के टाइम, लेकिन वो भी वो वाली पीक नहीं है जो हमें पहले आदत थी देखने की, ठीक है। अब ऐसे में ब्लड लाइन का पीक वापस से कब आ सकता है? अब देखो ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि वो वाला पीक पहले वाला नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज़ जो चली जाती है वो वापस आनी काफ़ी मुश्किल होती है। ऐसे में ब्लड लाइन का पीक वो वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अभी नेक्स्ट टाइम जब ब्लड लाइन अच्छे से आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेगी, वो एक तो होगा जब जे उसो जिमी उसो का मैच होगा, जब उसकी बिल्डअप करेगी WWE, एंड दूसरा तब होगा जब रोमन रेंस या तो अपनी टाइटल हार जाएंगे या फिर अगर वो रिटेन भी कर लेते हैं रेसलमेनिया में, तो उसके बाद मेन एक और ब्लड लाइन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। अब ये मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस सोलो सिकोआ के बीच में स्टार्ट हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये एक्सपेक्टेशन सभी के हिसाब से कि ब्लड लाइन का जो अगला मेन चैप्टर होगा जे उसो जिमी उसो, ये तो करंट चैप्टर ही है मान के चलो, तो इसको WWE अगर सॉर्ट आउट कर लेती है रेसलमेनिया में, तो जो अगला ब्लड लाइन का चैप्टर है वो आपको रेसलमेनिया के बाद स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, रोमन रेंस एंड प्रोबेबली सोलो सिकोआ को इन्वॉल्व करते हुए। अभी के हिसाब से होप्स है, एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशन है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।